हमारे चैनल कलमर क्लासेस। तो बच्चों आज हम क्लास 7th लर्न वेल स्मार्ट सोशल साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है आवर चेंजिंग अर्थ, तो इसको स्टडी करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस आपकी न्यू बुक के सभी चैप्टर्स के वीडियो आपको मिलते रहें। और किसी भी चैप्टर का वीडियो वॉच करना है तो नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप देख सकते हो। उसमें आपके इस बुक के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अभी हम जियोग्राफी वाला चैप्टर से जो है आपको सीरीज चला रहे हैं। इसके बाद में हम सिविक्स और हिस्ट्री को भी कंप्लीट स्टडी कराएंगे। सो बन रही है हमारे साथ इस वीडियो में। आप अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। बस इतनी सी बनानी है। जैसा कि आपको पता है कि अर्थ की जो एज है, ठीक है, वो अबाउट है 46 मिलियन ईयर्स ओल्ड। यानी कि हमारा जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, इसे हम अर्थ का फेस कहते हैं और इसकी ये काफ़ी पुराना है। इट हैज़ अंडरगॉन सर्वल फेजेज ऑफ द चेंज इंटरवल ऑफ द सर्वल ईयर्स एंड विल कंटिन्यूस लाइकवाइज इन द फ्यूचर एज वेल एज। कहने का मतलब कि हमारी जो अर्थ सरफेस है, अर्थ का जो ऊपर का पार्ट है, उसको हम बोलते हैं अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस में काफ़ी सारे चेंजेस जो है स्टार्टिंग से होते रहते हैं और अभी भी आने वाले समय में भी होंगे। मतलब अर्थ सरफेस में चेंजेस होते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स का एवोल्यूशन किस टाइप से हुआ है, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर in 19th century put forward the theory of the continents drift, stating that about 2 to 5 या 200 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि अल्फ्रेड वेगनर एक व्यक्ति थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में ये प्रूव किया था कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी जो एज है अबाउट 225 to 200 मिलियन ईयर्स अगो है। एंड द अर्थ लैंड मास जस्ट वन सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंगिया द साउथर्न पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट। यानी अर्थ का जो एक पार्ट है सुपर कॉन्टिनेंट, उसे हम बोलते हैं, जिसे पेंगिया कहते हैं, ठीक है। उसे हम गॉडमैलैंड भी कहते हैं। एंड द नॉर्थ पार्ट, जो साउथ पार्ट होता है उसको गॉडमैलैंड, एंड नॉर्थ पार्ट जो होता है उसको लैरुसिया। लैरुसिया मतलब एशिया का ही पार्ट है। अकॉर्डिंग टू द वेगनर, पेंगिया वाज सराउंडिंग बाई ए सुपर ओशियन कॉल्ड पैंथालसा, ठीक है। जो वेगनर थे इन्होंने बताया था कि जो पेंगिया पार्ट है वो एक सुपर ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है। एंड ऑन द ईस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड वेयर टू लैंड मास जॉइंड वाज ए सैलो सी, ठीक है। वहाँ पर एक सैलो सी है कॉल्ड तैतीस सी। यानी कि ये जो पार्ट है ना वो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, और इसको तैतीस सी कहते हैं। तैतीस सी हमारे इंडिया में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि तैतीस सी के पार्ट्स हैं। ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस और मिलियन ईयर्स अगो, यानी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं इतने दिनों से, ठीक है। तो उसके कारण द सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक इनटू द मैनी लार्ज, यानी जो सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है, पेंगिया, तो वो काफ़ी सारे लार्ज और स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट हो गया अवे फ्रॉम ईच अदर एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट, ठीक है। और उसी का रिजल्ट जो है हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिनेंट है। द कॉन्टिनेंटल एंड द ओशन क्रस्ट आर कंटिन्यूसली इन मोशन, ठीक है, ये मोशन में होते हैं। हमारे अर्थ क्रस्ट भी हमेशा मोशन में रहती है। द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी प्रूव दैट द लैंडमास हैव चेंजेस देयर पोजीशन, यानी कि ये जो ड्रिफ्ट थ्योरी हम इसे कहते हैं, जिसको कि वेगनर ने प्रोड्यूस किया था। और ठीक है, इनका मानना है कि जो हमारी लैंड मास है, हमारी जो अर्थ सरफेस है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस स्टार्टिंग से हुए हैं। वैन टू ओशियंस क्रस्ट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड मोल्टन लावास ओजस आउट ऑफ द सी फ्लोर, यानी कि जब टू ओशियंस क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर मूव करती है तो काफ़ी सारा मोल्टन जो लावा होता है वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है, सी सरफेस पे आ जाता है। दिस मोल्टन लावा देन कूल्स डाउन, और ये जो लावा होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो वो धीरे धीरे कूल होता है, ठंडा होता है, ठीक
ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, और वो सॉलिडिफाई फॉर्म द न्यू ओशंस क्रस्ट, और वो नए ओशंस क्रस्ट के रूप में, यानी कि कोई भी चीज़ वो ठंडी होगी तो वो सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायग्राम में, ये 180 ईयर्स अगो का कुछ डायग्राम बताया गया है, जिसमें ये कुछ गोंडवानालैंड पार्ट जो है वो दिखाया गया है यहाँ पर, और ये पैंथलेशिया पार्ट दिखाया गया है, ठीक है। और नीचे का जो डायग्राम है वो भी हमारा 135 ईयर अगो का है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया, और ये अंटार्कटिका है, साउथर्न पार्ट है ये, इसमें पैंथलेशिया पार्ट ये ऐसा है। तो इन दोनों पिक्चर्स में आप डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। वैसे तो इनमें दोनों पिक्चर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा माइनर डिफरेंस है। आगे हम पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, ठीक है, कि जो हमारे अर्थ सरफेस से होती है, अर्थ क्रस्ट होता है, उसकी कितनी प्लेट्स होती है। द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स स्टेट, क्या स्टेट करते हैं वो, एक तो लिथोस्फीयर है जो कि अर्थ क्रस्ट का ऊपरी पार्ट होता है लिथोस्फीयर, ब्रोकन इनटू द 7 लार्ज एंड 7 सर्वल स्मॉल ब्लॉक्स, ठीक है, कॉल्ड प्लेट्स, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट होता है लिथोस्फीयर वो काफ़ी सारे स्मॉल ब्लॉक्स में, यानी कि हम बोल सकते हैं जिन्हें प्लेट्स के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि वो उनमें कन्वर्ट हो गए। द होल प्रोसेस ऑफ द प्लेट मूवमेंट इज रेफर टू द प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये जो ये 7 लार्ज और काफ़ी सारी स्मॉल प्लेट्स के रूप में जो कन्वर्जन हुआ है, उसी प्रोसेस को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। दीज प्लेट्स मूव वेरी स्लोली, यानी कि जो प्लेट्स होती है बहुत ज़्यादा स्लोली तरीके से मूव करती है, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लोली। सोचो 1 mm, एक साल में 1 mm मूव करती है इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में। दिस मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इन द 3 कैटेगरीज, एक तो होता है कन्वर्जेंस, डिवर्जेंस, और एक होता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है, यानी कि इनका जो मूवमेंट होता है ना प्लेट्स का, ठीक है, वो इन 3 टाइप से होता है। और अकॉर्डिंग टू फोर्सेज की अगर हम बात करें द मूवमेंट के बारे में, ठीक है, तो 2 टाइप्स का होता है, एक तो एंडोजेनिक और एक द एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक मतलब अंदर की ओर फोर्स लगेगा, एक्सोजेनिक मतलब बाहर की ओर फोर्स लगेगा, आउटर साइड में। तो ये चलो ये पढ़ लेते हैं हम एंडोजेनिक के बारे में। तो देखो, द फोर्स दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अंदर अर्थ के अंदर की साइड वो लगता है, उसे एंडोजेनिक कहते हैं, ठीक है। एंडोजेनिक प्रोसेस होती है, और दिस प्रोसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स, और एंडोजेनिक प्रोसेस के द्वारा माउंटेन्स का एक तरह से फॉर्मेशन बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन किस टाइप के प्रोसेस से बनता है, तो आपको उसका जवाब देना है एंडोजेनिक, ठीक है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब देखो माउंटेन्स भी काफ़ी टाइप्स की होती है। पहला एक तो फोल्ड माउंटेन्स है, दैट आर फॉर्म्ड बाय स्क्वीजिंग अप द अर्थ क्रस्ट एंड द ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम अपोजिट साइड लाइक द हिमालयाज है, एशिया है, ठीक है। ये हिमालयाज की जो माउंटेन्स है वो हमारी फोल्ड माउंटेन्स है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एंड एशिया में जैसे अल्फाज है, हिमालय तो एशिया में पड़ता है, और अल्फाज जो होता है यूरोप में पड़ता है, ठीक है। अल्फाज वाले माउंटेन्स भी फोल्ड माउंटेन्स है। सेकेंड टाइप की जो माउंटेन्स होती है वो ब्लॉक माउंटेन्स होती है, जो कि ब्लॉक के रूप में मतलब मॉडिफाई होती है, दैट आर फॉर्म बाय द फॉल्ट एंड द क्रैक्स ऑन ईच अर्थ क्रस्ट, यानी कि ये जो बनती है वो अर्थ क्रस्ट की फॉल्ट से बनती है, यानी कि अगर अर्थ क्रस्ट में क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं तब जाके ये ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल दे रखा है बोगास इन जर्मनी। जर्मनी में जो बोगास वाली माउंटेन्स है वो ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और कुछ माउंटेन्स जो बनती है वो वोल्केनो माउंटेन्स होती है, जो कि वोल्केनाइज से क्रिएट होती है, ठीक है, यानी कि जब हमारी अर्थ क्रस्ट से वो निकलता है क्या, मोल्टन, ठीक है, तो उसी से होता है। देखो जैसे फुजियामा इन जापान, ठीक है, जापान में जो फुजियामा माउंटेन्स हैं तो वो हमारे वोल्केनो से बनी हुई माउंटेन्स हैं। अदर लैंडफॉर्म ऑफ द फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्टमेंट लाइक द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ द यूएसए, ठीक है, यूएस का जो सेंट्रल
और प्लेन है वो भी इसी का रिजल्ट है। सबमर्ज ऑफ द लैंड अंडर वाटर लाइक द्वारका इन गुजरात, ठीक है। द्वारका जो कि एक नगरी थी, कृष्ण भगवान की नगरी माना जाता है, ठीक है, जो कि सबमर्ज्ड है गुजरात में। तो द एंडोजेनिक फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज दैट फॉर्म्स इन नोन एज द कंटिन्यूस बिल्डिंग फोर्स, यानी कि इन जो द्वारका जो कि अंडर वाटर है, यानी कि सी के अंदर है, इनके लिए एंडोजेनिक फोर्स क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तब जाके तो द्वारका नगरी जो है वो डूब गई थी। एंडोजेनिक फोर्सेज आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेड होता है। सी फ्लोर मतलब जो सी का फ्लोर है वो स्प्रेड होता है, अगर बढ़ता है तो एंडोजेनिक फोर्सेज अप्लाई होता है, और जो वो माउंटेन्स है वो एक तरह से सिंक हो जाती है। सच एज अलोंग द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इन द ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन जो है उसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन एक प्लेट है, वो भी इसी का एग्जाम्पल्स हैं। देखो यहाँ पर एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेस को समझाया गया है। यह अर्थ प्रोसेस है जिसमें एंडोजेनिक है और यहाँ पर एक्सोजेनिक है। एंडोजेनिक में हम देखते हैं कि सडन फोर्स है, यानी कि अंदर की ओर सडन फोर्स अप्लाई होता है, इसके रिजल्ट है जैसे अर्थक्वेक आना या वोल्केनोज प्रोड्यूस होना, ठीक है। और ये एक्सोजेनिक है, इसमें लिख रखा है आपको डिपोजिशन, जैसे रिवर है, रिवर डिपॉजिट होना, विंड है, सी वेव्स है, ग्लेशियर्स है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सडन फोर्स के बारे में, जो कि एंडोजेनिक प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है। तो देखो द क्यूक एंड द अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज द सडन फोर्स, यानी कि जो जल्दी हो जाता है, तुरंत ही हो जाता है, और अनएक्सपेक्टेड जो मूवमेंट होता है हमारे अर्थ क्रस्ट का, उसे हम कहते हैं सडन फोर्स। जैसे अर्थ क्यूक आता है, ठीक है, तो ये सडनली होता है। दीज कॉज सडन चेंजेस एंड वाइब्रेशन, यानी कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो वाइब्रेट होती है, और सडन क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है। देखो क्रिस्टल डिफॉर्मेशन एंड द समटाइम्स लॉस ऑफ द लाइफ, वो तो होता ही है। जैसे हमारा अर्थ क्यों आता है तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो वर्ड के पार्ट्स हैं उनमें काफ़ी लाइफ का लॉस होता है, ठीक है, और प्रॉपर्टी का तो होता ही है। एंड टू मेन सडन फोर्सेज आर वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये दो तरह के सडन फोर्स होते हैं, या तो वोल्केनो एरिप्शन होगा या अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। और ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो अर्थक्वेक वाला ही होता है सडन फोर्स में, ठीक है। तो इन दोनों को ही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहला हम देख रहे हैं वोल्केनोज, ठीक है। वोल्केनोज जो होता है वो एक्चुअली में होता क्या है और किस प्रकार से हम यहाँ पर इसको स्टडी करेंगे। देखो द हॉट मोल्टन मटेरियल इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा, यानी कि हमारे अर्थ क्रस्ट से काफ़ी गर्म और लिक्विड, एक तरह से लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो मोल्टन होता है, पिघला हुआ होता है, ठीक है। एक मटेरियल निकलता है, उसे हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा राइजेस टू द सरफेस विद ए ग्रेट फोर्स, और मैग्मा अंदर से निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ निकलता है, इसलिए वो राइजेस हो जाता है। एंड उसमें फिर क्रैक्स आ जाते हैं, एंड ओपनिंग इन द रॉक्स कॉल्ड बेंट। वोल्केनो इज ए रॉकी बेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी वोल्केनो जो होता है एक रॉकी के फॉर्म में होता है, नियर बाई सर्कुलर इन शेप, थ्रू विच इट्स प्रोड्यूस लाइक रॉक मटेरियल्स गैसेज एंड वाटर कम्स आउट वोल्केनोज, ठीक है। वोल्केनोज में काफ़ी सारे मटेरियल्स, रॉक मटेरियल्स जो होते हैं वो मॉल्टन स्टेट में बाहर निकलते हैं, और गैसेज निकलती है, और वाटर तो होता ही है। सच ए सडन इरप्शन इज कॉल्ड वोल्केनो इरप्शन, तो इस प्रकार जो अचानक इरप्शन होता है ये वोल्केनो इरप्शन होता है। और देखो बच्चों, ये हमारे जो अर्थ क्रस्ट में जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि आप किस पार्ट में होगा, ठीक है। एज द हॉट मोल्टन मटेरियल्स स्प्रेड आउट, और जो हॉट मटेरियल होता है वो स्प्रेड आउट हो जाता है, मतलब फैल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है। ये बैंड पार्ट होता है जहाँ से कि जो मैग्मा है वो आउट मतलब बाहर निकलता है, ठीक है। और ये साइडमेंट है, साइडमेंट मतलब मैग्मा जो होता है यहाँ से जाता है और ये साइड में ऐसे फैल जाता है, ठीक है। और देखो कुछ गैसेज और निकल रही है, ठीक है, इसमें। और ये नेक, जिसको हम पाइप बोल सकते हैं, ये नेक वाला पार्ट है, यहाँ से तो मैग्मा निकलता है। एक मिनट रुको, मॉडर्न स्टेट में ऐसे निकलता है जैसे पाइप से पानी निकलता है ना, कुछ इसी टाइप से। लुक दिस, ऐसे ऐसे,
ठीक है। ये मैग्मा का वोल्केनोज है। अब देखो, जब ये सारा जो मटेरियल है यानी हॉट मटेरियल है मोल्टन स्टेट वाला, ये जो स्प्रेड आउट हो जाता है, फिर ये इन्वायरमेंट में एक टच में रह के ये कूल होता है एंड कूल होके वो सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड रॉक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। ठीक है, तो जो मोल्टन स्टेट होती है उसको मैग्मा बोलते हैं, और जो कूलिंग स्टेट होती है यानी कि जो उसे लावा कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द periodicity of the eruption, volcanoes can be classified into active। देखो, अब वॉल्कानो जो होते हैं ना, वो हमारे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, तो उनको हमने कुछ इस हिसाब से क्लासीफाई किया है, जिनमें हम पहले पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉल्कानो, और कुछ होते हैं डोरमेंट वॉल्कानो, और कुछ होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्कानो। तो एक्टिव वॉल्कानो क्या होते हैं? तो नाम से पता चल रहा है, जो एक्टिव होते हैं, मतलब जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, या हमेशा उनमें मैग्मा जो है आउट होता रहता है, वो एक्टिव वोल्कानोस होते हैं। तो दीज आर मेन सोर्स ऑफ द हैजार्ड एज द लाइव वोल्कानोज एंड द लाइबल टू इरप्ट द एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। तो यानी कि जो एक्टिव वोल्कानो होते हैं वो लाइव होते हैं। लाइव मतलब उनको हम लाइव देख सकते हैं। ठीक है, दे कॉन्स्टेंटली इजेक्ट हॉट मैग्मा, मतलब ये कॉन्स्टेंटली करते हैं इजेक्ट किसको? हॉट मैग्मा को। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 1500, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 1500 एक्टिव वोल्कानोस है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, लाइक एम्प्टी इटना इन इटली, ये एक एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, माउंट इटना, इटली में एक माउंट है इटना, तो वहाँ का जो वोल्कानो है वो एक्टिव है। ठीक है, डोरमेंट वोल्कानोज। ठीक है, डोरमेंट वोल्कानो जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, इसको हम डिसएक्टिव वोल्कानोज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्लीपिंग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे राइट है, दीज आर कॉल्ड द स्लीपिंग वोल्कानो, यानी कि स्लीपिंग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दे नॉट एरप्टेड इन रिसेंट हिस्ट्री टाइम, मतलब अभी फ़िलहाल टाइम में ये जो है लाइव फॉर्म में नहीं होते हैं, मतलब ये एरप्टेड नहीं होते हैं, बट कभी ये एरप्टेड हो चुके हैं। दे मे बी फर्दर एरप्टेड एनी टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, कभी हो चुके हैं और फ्यूचर में कभी हो सकते हैं, बट फिलहाल में नहीं है, तो उनको इसलिए डोरमेंट वोल्कानोज की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, जैसे ये मौना की है इन हवाई। ठीक है, हवाई एक क्या बोलते हैं आइलैंड है, तो वहाँ पर ये मौना की है नाम का जो वोल्कानो है वो डोरमेंट वोल्कानो है। ठीक है, लास्ट वाला जो टाइप है वोल्कानो को वो पढ़ते हैं हम एक्सटिंक्ट वोल्कानोज। एक्सटिंक्ट वोल्कानोज वो होते हैं जो कि डेड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? डेड हो चुके हैं, यानी कि अभी फ़िलहाल वो डेड हो चुके हैं, वो कभी भी उनका एरप्शन होने का चांसेस जीरो होता है, यानी कि उनका जो लावा है या फिर मैग्मा है वो फिर से न आने के चांसेस जीरो होते हैं, तो वो एक्सटिंक्ट में आते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब जो ख़त्म हो चुके हैं। ऑल द eruptions are presumed have to be ended, these are the considered as the most stable part of the earth, यानी कि ये स्टेबल पार्ट है, क्योंकि यहाँ से जो है फ्यूचर में कभी मैग्मा प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एंक्वागुआ इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो एंक्वागुआ है वो एक एक्सटिंक्ट वोल्कानो है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो सडन फोर्सेज में पहला वाला था वोल्केनो। अब हम सेकंड वाला देते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक जो कि अर्थ के किसी भी पार्ट में एक सडन फोर्स प्रोड्यूस के कारण होता है। देखो, द प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन कंटिन्यूस मोशन। जैसा कि हमने पढ़ा थी, अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स होती है वो हमेशा मोशन में होती है, मतलब हमेशा मोशन करती है। एंड द मूवमेंट ऑफ द दिस लिथोस्फीयर प्लेट्स, यानी इन लिथोस्फीयर प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है प्रोड्यूस अर्थक्वेक, इससे अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। नॉट ओनली वन मूवमेंट बट सेवरल कैटेगरी ऑफ द मूवमेंट्स, यानी कि सिर्फ एक तरह का मूवमेंट नहीं होता, काफ़ी सारे मूवमेंट होते हैं। ठीक है, और वो सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं अर्थक्वेक के वाइब्रेशन के लिए। ठीक है, द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट टेक प्लेस एन अकाउंट ऑफ रिलीज ऑफ द एनर्जी, यानी कि सडन शेकिंग होती है। शेकिंग का मतलब हमारे अर्थ सरफेस जो होती है वो शेक करती है, हिलती है। ठीक है, उससे काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। सच ऑकरेंस ऑफ द शॉक वेव्स ऑफ द सेस्मिक वेव्स इज कॉल्ड अर्थक्वेक, यानी कि ये शॉक वेव्स होती है
या फिर सेस्मिक वेव्स हम उनको कह सकते हैं, ये अर्थक्वेक होता है। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ऑरिजिनेट, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, यानी अर्थ के इंटीरियर पार्ट में वह पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट बोलते हैं। एंड द प्लेस डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर, और फोकस पॉइंट के ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। ये देखो, जैसे ये अर्थ का कोई पार्ट है, यहाँ पर देखो, यहाँ से अर्थक्वेक प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, उसका जो प्लेट्स है उनका मूवमेंट है, ठीक है, वो पूरे अर्थ क्रस्ट में होता रहता है। बट हमारा जो ये फोकस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से अर्थ क्रस्ट प्रोड्यूस होता है, और इसके जो ऊपर का पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको हम एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, ओके, बस। और ये देखो, और ये जो एक मिनट सेस्मिक वेव्स क्या होती है, यानी कि अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट, अर्थ क्रस्ट में जो होता है वो जिस टाइप से होता है, देखो ये सर्कुलर फॉर्म में आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे, इनको बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। ठीक है, इस टाइप से अर्थक्वेक जो होता है इंटीरियर पार्ट से प्रोड्यूस होता है। जो वेव्स होती है, ठीक है, वो हमारी 3 टाइप की होती है। एक तो प्राइमरी वेव्स होती हैं, जिनमें आपके ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी पी वेव्स इनमें काउंट होती है। सेकेंडरी वेव्स में आपके एस वेव्स होती हैं, या फिर ट्रांसवर्सल होती है। और थर्ड टाइप की जो आपकी वेव्स होती है वो एल वेव्स कहते हैं, जिन्हें हम, ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की वेव्स होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द स्केल दैट इज जो मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, यानी जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को या मेजर करता है, उस स्केल को हम रिएक्टर स्केल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। द अर्थक्वेक आर द मेजर्ड 0 to 9 ऑन इट, यानी 0 से 9 नंबर में अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। द इंक्रीज ऑफ एवरी 1 यूनिट ऑफ द स्केल कॉज 10-fold इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, यानी कि अगर हमारे 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उनमें से एक नंबर बढ़ता है तो 10-fold बढ़ते हैं अर्थक्वेक के। ठीक है, द हाइएस्ट एवर रिपोर्टेड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द रिएक्टर स्केल इज 9.5, यानी कि अभी तक जो रिएक्टर स्केल पे जो हमने हाईएस्ट अर्थक्वेक देखा है वो उसकी इंटेंसिटी रिएक्टर मेजरमेंट 9.5 था। द चिली अर्थक्वेक ऑफ द 1960 में आया था ये 9.5, जिसका रिएक्टर स्केल था। और एंड सबमरीन अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया जो कि 2004 में आया था, ठीक है, उसका भी 9.1 के करीब रिएक्टर जो है मेजरमेंट किया गया था। तो ये हाईएस्ट जो है अर्थक्वेक थे। ठीक है, अब देखो जो 1 पॉइंट होता है उसमें 10 फोल्ड होते हैं, तो सोच लो 9 पॉइंट्स में 90 फोल्ड हो गए। उसी से पता लग जाता है अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है। अब देखो सुनामी इज ए जापानीज बर्ड, एक मिनट रुकना, डिस्ट्रक्टिव टीडल वेव्स, यानी सुनामी जो होती है एक जापानी वर्ड है जिसका मीन्स होता है डिस्ट्रक्टिव टीडल वेव्स, यानी टीडल वेव्स जो कि डिस्ट्रक्शन करती है बहुत ज़्यादा। बट एक्चुअली इट इज ए सेस्मिक सी वेव कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, यानी कि सुनामी जो होती है वो सेस्मिक और सी वेव ही होती है, यानी कि जैसे अर्थक्वेक से ये हमारा अर्थक्वेक का फोकस है, यहाँ से ऐसी जो वेव्स निकलती है इनको सेस्मिक वेव्स कहते हैं, और इन्हीं को ही जो है सुनामी वेव्स कहते हैं। इट कैन आल्सो बी ट्रिगर्ड बाय द वोल्केनो इरप्शन, यानी कि वोल्केनो इरप्शन से भी हो सकती है। इट कॉजेज ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओशन वाटर, यानी कि ये जो होती है ओशन वाटर के बहुत ज़्यादा अमाउंट को डिस्प्लेसमेंट करती है, एंड लीड्स टू बी ग्रेट लॉस, और इससे जो है वाटर के कारण ग्रेट लॉस होता है आसपास के जो एरियाज़ हैं उनमें। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी का भी होता है। जैसा कि सुनामी आया था 2003 में, तो काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन हुआ था ओवर द वर्ल्ड। आगे हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली ऑन द कोस्ट लाइन एंड द अलॉन्ग विद द टेक्टोनिक्स बाउंड्रीज, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, एक तो कोस्ट लाइन के हिसाब से किया गया है, और एक टेक्टोनिक बाउंड्रीज के हिसाब से किया गया है। कोस्ट लाइन के हिसाब से जैसे अराउंड पैसिफिक ओशन, यानी कि पैसिफिक जो ओशन है उसके आसपास, अलोंग द इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट बाउंड्री, ईस्टर्न साइड ऑफ द यूरोपियन प्लेट एंड द वेस्टर्न ऑफ द नॉर्थ एंड अमेरिकन प्लेट, ना।
तो यह है कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंग, यानी कि कोस्ट लाइन के पार्ट के अकॉर्डिंग हमने अर्थक्यूब को डिवाइड किया है। एंड नेक्स्ट है अलॉन्ग विद द टेक्टोनिक वेव बाउंड्रीज, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर अराउंड द पैसिफिक ओशन, अक्रॉस द नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये आपके टेक्टोनिक बाउंड्रीज में आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। जितना भी आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है इस बर्ड मैप में, तो ये सभी अर्थ क्यूब के ही पार्ट है, जहाँ पर अर्थ क्यूब के ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें हमारा इंडिया का कुछ पार्ट है, जैसे ये वाला, यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट, इसमें अर्थ क्यूब के आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, 2001 में गुजरात में जो पॉसिबिलिटी हुई थी वो है ये अर्थ क्यूब प्रोड्यूस हुआ था। और देखो ये सियाचिन वाला पार्ट है, यहाँ पर 2009 में अर्थ क्यूब प्रोड्यूस हुआ था, सियाचिन वाला पार्ट, जो कि सबसे हाई पॉइंट है। ठीक है, चलो, और ये जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर वोल्केनो एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो। एक चीज़ और देखते हैं कि जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है, इनके थ्रू माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखते हैं इनके थ्रू पीक का फॉर्मेशन होता है, जैसे हाईएस्ट पीक वगैरह जो भी। ठीक है, तो वो पढ़ लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंड, ठीक है, लैंड का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो लेंथ है वो 8850 है, 8850 मीटर, अबाउट 8.8 किलोमीटर। फिर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन सरफेस पे जो हाईएस्ट पॉइंट है ओशन सरफेस के अकॉर्डिंग वो है मोना की। ठीक है, जिसकी लेंथ है 10,000, अबाउट 10 किलोमीटर। लोएस्ट पॉइंट की बात करें हम, हमारे इंडिया में क्या, वो हमारे वर्ल्ड में लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो डेड सी है। ठीक है, जो कि 417.27 मीटर बिलो द सी लेवल, यानी कि इतना नीचे है सी लेवल से। ठीक है, और डीपेस्ट पॉइंट की बात करें हम, सबसे गहरा पॉइंट, तो वो आपका मैरियाना ट्रेंच है, जो कि 11,034 मीटर डाउन है। ठीक है, मतलब 11 किलोमीटर नीचे सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट है ये, ध्यान रखना बेटा। हाईएस्ट माउंटेन रेंज की बात करें तो हिमालय की रेंज जो होती है वो हाईएस्ट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट अगर माउंटेन की बात करें, लंबी की बात करें, तो एंडीज़ है, जो कि साउथ अमेरिका में है, और उसकी लेंथ है 7243, यानी कि अबाउट 7 किलोमीटर। फिर हम देखते हैं लार्जेस्ट डेजर्ट, तो लार्जेस्ट डेजर्ट जो है अफ्रीका का है। ठीक है, जिसको हम सहारा डेजर्ट बोलते हैं, और उसकी लेंथ है अबाउट 500 किलोमीटर। और लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो नील है, नील रिवर का नेम है, जो कि इजिप्ट में है, और उसकी लेंथ है 6,730, अबाउट 700 किलोमीटर। नेक्स्ट पेज पे जो है आपके केस स्टडी दे रखी है, जिसमें हमारे इंडिया में 2001 में एक अर्थक्वेक आया था भुज में। ठीक है, भुज इंडिया का पार्ट है, वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था। यह अर्थक्वेक 26 जनवरी 2001 को आया था, और जिसका रिएक्टर स्केल पर हमने मेजरमेंट किया था तो 6.9 के करीब था। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं डिस्ट्रैक्शन हुए थे। ठीक है, तो उसके बारे में है, तो आप इसकी स्टडी कीजिए सेल्फ। आगे हम पढ़ते हैं एंडोजेनिक के बाद एक्सोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, एंडोजेनिक जो पृथ्वी मतलब अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होती है, बट एक्सोजेनिक इज आउटर पार्ट। द प्रोसेस दैट वर्क द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक प्रोसेस, और दिस प्रोसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स। ठीक है, वेदरिंग का मतलब है रॉक्स का ब्रेक डाउन होना। ठीक है, इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, यानी रॉक्स का टूटना छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और जिससे सॉइल रीजन वगैरह जो हम कहते हैं ना, वही है। इन विच रॉक फ्रेगमेंट्स आर आफ्टर बीइंग बोर्न अवे ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। ठीक है, और ये जो वेदरिंग प्रोसेस है वो वाटर के द्वारा हो सकती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होती रहती है, पानी में बहती रहती है, या फिर इनका जो एजेंट है वाटर के साथ साथ गैस भी विंड भी हो सकता है हवाओं के चलने से,
ग्लेशियर भी इसका एक एजेंट है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स जो होते हैं, माउंटेन जो होती, ठीक है, लाइंग बिटवीन द यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया के बीच में यूराल है, ठीक है। सो ये जो है एक्सोजेनिक प्रोसेस के एग्जांपल्स है। द एक्सोजेनिक प्रोसेस आर आल्सो नोन एज द एक्सटर्नल फोर्सेज बिकॉज दे एक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ। एक्सोजेनिक जो होती है आउटर सरफेस पे जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं अर्थ के आउटर सरफेस पे। अब इससे क्या कहा फीचर्स देख लेते हैं हम। तो देखो, एक तो वेदरिंग होता है, द एक्शन ऑफ वेदरिंग ऑन द एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर वाला पार्ट को एक्सपोज करने की प्रोसेस होती है, वेदरिंग होती है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि वेदरिंग से जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक पैलेस से, वन पैलेस से अनदर पैलेस पे बाय वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है इरीजन। इरीजन मीन्स होता है द रॉक्स डेब्रिज कैरिड बाय वाटर, यानी कि रॉक्स डेब्रिज को वाटर द्वारा कैरी किया जाता है, इससे सॉइल इरीजन होता है। नेक्स्ट है डिपोजिशन, यानी द एरोडेड मटेरियल इज डिपॉजिट वेयर द रिवर लॉसेज द एबिलिटी ऑफ द फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जहाँ पर नदी उस मटेरियल को बहाने में सक्षम ना होती है तो वहीं पर क्या हो जाता है, जो रॉक्स पार्टिकल्स के मैटर्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर नदी में पानी कम पड़ गया तो वो नदी उस मटेरियल को बहाने में सक्षम नहीं होगी, तो वहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा। आगे हमने इस नेक्स्ट पेज पे देखते हैं मेजर जो लैंड फॉर्म होते हैं, यानी कि एक्सोजेनिक से क्या क्या लैंड फॉर्म होते हैं। जैसे एंडोजेनिक से माउंटेन्स वगैरह क्रिएट होती थी। ऑल द प्रोसेस ऑफ द वेदरिंग रीजन एंड द डिपोजिशन थ्रू द एटमॉस्फेरिक कॉन्टैक्ट क्रिएट चेंज इन द लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है, वेदरिंग हो चाहे रीजन हो या फिर डिपोजिशन ऑफ द अर्थ सॉइल, इनसे क्या होता है, कुछ लैंड फॉर्म बनते हैं अर्थ क्रस्ट पे या अर्थ सरफेस पे, ठीक है। उनमें हम देखते हैं पहला वर्क ऑफ द रूनिंग वाटर, यानी कि रूनिंग वाटर का वर्क क्या है। देखो, इट इज फ्लो स्ट्रीम एंड द रिवर एज पर द स्लोप ऑफ द लैंड, यानी कि रूनिंग वाटर जो होता है वो फ्लोज होता है स्टीम के फॉर्म में एंड कैरेक्टरिस्टिक बाय द वेलोसिटी, इनको कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक किया गया है इनकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, इनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग और नेचर ऑफ द रॉक्स के अकॉर्डिंग एंड लोड ऑफ द रॉक्स डेब्रिज कॉल्ड सेडिमेंट्स, ठीक है, सेडिमेंट्स के अकॉर्डिंग। रूनिंग वाटर in the form of rivers and streams are the landforms on the earth surface. A river follows three stages in the course of the source of mouth. These are, एक तो यूथफुल स्टेज। देखो, यूथफुल स्टेज क्या होती है, इट इज नोन एज द अपर कोर्स वेयर द रिवर और ऑरिजिनेट, यानी जहाँ से रिवर ऑरिजिनेट होता है वो यूथफुल स्टेज होती है। एंड ये मोस्टली हिली एरियाज होते हैं, ठीक है, यानी पहाड़ी वाले इलाके। इन दिस कोर्स वाटर रसेज डाउन, यानी वाटर जो होता है ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है, और आपको पता है कि माउंटेन्स वाला पार्ट है तो ग्रेट फोर्स के साथ में फ्लो होता है, ठीक है। फिर आता है मैच्योर स्टेट। मैच्योर स्टेट जो होती है वो मिडिल स्टेट होती है, और जबकि यूथफुल स्टेट होती है वो अपर स्टेट होती है, ठीक है। दिस वेलोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज, और जैसे ही ऊपर से पानी आएगा तो मिडिल में ये आएगा। देखो, ये मिडिल कोर्स है, ये अपर कोर्स है, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा होता है क्योंकि ऊपर से पानी आएगा। मिडिल में वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है पानी की, ठीक है। और इसके रिजल्ट से सेट्स कुछ सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो लास्ट वाली स्टेज होती है वो लोअर होती है, जिसे हम ओल्ड एज भी कहते हैं, ठीक है। और ओल्ड एज, इसमें द फ्लो ऑफ वाटर इज स्लैगिश, यानी कि पानी का जो फ्लो है वो स्लैगिश टाइप हो जाएगा, ठीक है। एंड ब्रेकिंग अप इनटू द नंबर ऑफ सेटलमेंट्स कॉल्ड डेवरेज डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। यहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अलग अलग तरीके से बहेगा। ड्यू टू द स्लैगिश फ्लो सेडिमेंट गैस डिपॉजिट ऑन द माउथ ऑफ द रिवर, जो सेडिमेंट्स है वो रिवर के माउथ पे डिपॉजिट हो जाएगा और डेल्टा का फॉर्मेशन तैयार हो जाएगा, यानी कि बीच में जो डेल्टा बनता है ना, ऐसे मान लीजिए इधर से पानी आ रहा है और साइड में से पानी फ्लो हो गया और बीच में ये पार्ट रह गया, इसको बोलते हैं डेल्टा। इधर से पानी फ्लो हो गया, बीच में खाली पार्ट रह गया। आगे देखो, द यूथफुल स्टेज जो होती है, द रिवर परफॉर्म द थ्री प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक तो इरीजन, डिपोजिशन, यानी यूथफुल स्टेज में फोर्स ज़्यादा होता है रिवर के वाटर में, इसलिए वहाँ पर सॉइल इरीजन होता है या डिपोजिशन होता है आगे जाके। एंड द रेट ऑफ द इरीजन इज द हाइस्ट दिस स्टेज, यानी सबसे ज़्यादा जो इरीजन होता है ना,
वो आपके यूथफुल स्टेज में होता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर का फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। और इससे जो लैंड फॉर्म होते हैं, जैसे गॉर्गेस है, कैनॉन्स है, वाटरफॉल्स है, ठीक है, ये इसके या फिर बी शेप्ड वैलीज हैं, ये इसके मतलब लैंड फॉर्म्स हैं जो कि यूथफुल स्टेज के कारण होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं मैच्योर स्टेज के कारण, जो कि मिडिल स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिवर होती है वो ट्विस्ट करती है और टर्न करती है, फॉर्मिंग लार्ज लूप्स एंड बैंड्स कॉल्ड meanders, ठीक है। when the meanders loop cuts off from the river and form a cut off lake is called oxbow lake। अब देखो रेनी सीजन में क्या होता है, रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती है, यानी कि पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो रिवर्स फुल हो जाती है, तो लीडिंग द डिपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल लैंड कॉल्ड फ्लडी प्लैंस। देखो फ्लड प्लैंस यानी कि जो फर्टाइल लैंड होता है उसको भी बहा के ले जाती है रिवर्स। इट इज़ जनरली एन एक्सटेंसिव एरिया। द राइज्ड बैंक ऑफ द आइदर साइड्स ऑफ द रिवर इज कॉल्ड लीव्स, यानी कि जो लीव के आसपास का जो बैंक वाला पार्ट होता है, किनारा जो होता है वो राइजेज होता है, मतलब राइजेज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं लीव्स। इन दिस कोर्स मैनी स्ट्रीम ज्वाइन द मेन रिवर। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो स्ट्रीम है वो हमारी जो मेन रिवर है उसको ज्वाइन करती है, इनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। एंड दे इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द रिवर, ठीक है। यानी कि जैसे ये हमारी रिवर है, तो यहाँ से जब रेनी सीजन होगा तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा हो जाएगा, यानी बैंक बढ़ जाएगा। तो इससे क्या है, काफ़ी सारी ये छोटी छोटी पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जो कि उस जरिए बन जाती है उस मतलब एक तरह से रिवर में पानी आने का। इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इससे वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। आगे हम पढ़ते हैं वर्क ऑफ द ग्राउंड वाटर, ठीक है। द वाटर दैट शिप्स अंडरगोज इज द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ द रीजन एंड द डिपोजिशन। देखो वह पानी जो कि शिप हो जाता है अंडरग्राउंड में, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वही इरिजन और डिपोजिशन के लिए। द पावर ऑफ द ग्राउंड वाटर कैन बी सीन इन द सच लैंडफॉर्म एज carvings and the potholes। If the water is slightly acidic or the seeps undergo through the limestone region। अब देखो पानी अगर एसिडिक फॉर्म में होगा और वो सीप हो जाएगा, मतलब अर्थ सरफेस के अंदर चला जाएगा, इट डिजॉल्व द रॉक्स, तो वो लाइमस्टोन के साथ में डिजॉल्व हो जाएगा, एंड मेक्स स्टैलेक्टिसिटीज एंड द स्टेलैग्मिटेट्स। स्टेलैक्टिसिटीज आर रॉक्स मेड बाय द एसिडिक वाटर। अब देखो स्टेलैक्टिटिस जो रॉक्स का टाइप है वो एसिडिक वाटर से बनता है, ठीक है। एंड हैंगिंग अबव द केव्स। नेक्स्ट है स्टेलेग्मिट्स आर सिमिलर टू बी द स्टेलेसिटीज बट राइजेज फ्रॉम द केव फ्लोर। मतलब ये दोनों टाइप के रॉक्स कुछ सिमिलर ही है। तो ये तो हो गया ग्राउंड वाटर का वर्क। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सी वेव्स का वर्क। वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी कि जो सी वेव्स होती है उनका काम क्या होता है। तो देखो वेव्स आर रिपल्स इन द ओशन, यानी कि ओशन में रिपल करती है। लैंड फॉर्म सच एज हॉलो आउट्स ऑन द सी कोस्ट आर कॉल्ड सी वेव्स। इनसे सी के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर हॉलो मतलब कुछ छिद्रित पार्ट बन जाते हैं, जिन्हें हम सी केव्स कहते हैं, मतलब समुद्री गुफा कहते हैं। वैन दीज कैविटीज बिकम्स बिगर, और जब ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो इन्हें सी आर्चेज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। समटाइम्स द फोर्स ऑफ वाटर हाइट ब्रेक डाउन द रूफ ऑफ द केव्स, यानी कि अगर पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो वो उस केव की जो रूप होती है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब उसको तोड़ देता है। एंड द लेफ्ट ओवर पार्ट्स आर कॉल्ड स्टेक, और जो बचा कुचा पार्ट होता है जब फ्लोर टूट जाता है तो जो स्टेक्स कहते हैं। अब एंड द स्टीप्स रॉकी कोस्ट a rises when vertically above the water through weathering, and the region is called siege cliffs is formed when the sea waves deposit sediments। अगर sea waves है
ठीक है, और वो उनसे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है अलॉन्ग द शोर। सी बीचेज आर फॉर्म्ड, तो इससे सी बीचेज बनते हैं। एंड मेरीना बीचेज, द इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच बीचेज। मेरीन बीच जो है वो इसी बीच का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं वर्क ऑफ आइस। आइस का क्या वर्क है तो देख लेते हैं। देखो, ए मास ऑफ द आइस मूविंग डाउन ए वैली इज कॉल्ड ग्लेशियर, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस एक तरह से फ्रीज होती है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। एंड देयर आर द टू टाइप, ग्लेशियर टू टाइप्स होती है, एक तो माउंटेन्स और एक होती है कॉन्टिनेंटल, यानी कि माउंट्स के ऊपर अगर बर्फ़ जमी हुई है तो वो माउंटेन ग्लेशियर होगा, अदरवाइज कॉन्टिनेंटल होगा। माउंटेन ग्लेशियर आर फाउंड इन ऑन हाई एल्टीट्यूड, ऑब्वियसली हाई एल्टीट्यूड पर माउंटेन ग्लेशियर फाउंड होते हैं। एंड कॉन्टिनेंटल जो होते हैं वो एक लार्ज पार्ट पे होते हैं, जैसे पोलर रीजन है, ठीक है, ग्रीनलैंड है, ये सब क्या है कॉन्टिनेंटल आइस के पार्ट है। और बोथ द टाइप ऑफ द ग्लेशियर आर मूव्ड एंड द ड्राइवन एज रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के कारण ये मूव करते हैं। दी स्पीड ऑफ द मूवमेंट इज़ वेरी स्लो, लेकिन इनका जो मूवमेंट होता है बहुत स्लो होता है। इट इज़ थो दिस मूवमेंट दैट ए ग्लेशियर बुलडोजर दैट सरफेस ऑफ द अर्थ ओवर विच इज मूव्स विद ग्रेट प्रेशर एंड द वेट ग्लेशियर परफॉर्म्स रीजन। इनमें भी ज़्यादा प्रेशर के कारण और ज़्यादा वेट के कारण ये भी रिप्सन को रीजन को परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लगिंग है, ग्राइंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो देखते हैं वर्क ऑफ द विंड, यानी हवा का क्या काम होता है। तो देखो ये सब मतलब एक्सोजेनिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, इसमें वाटर भी है, हवा भी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंट जो होता है रीजन का वो होता है आपका ये विंड, ठीक है, यानी कि जो डेजर्ट का फॉर्मेशन तैयार होता है वो विंड के द्वारा होता है। एंड द सी कोस्ट एज वेल एज इन एरिड रीजन इज मूविंग विंड। विंड बिकम्स एक्टिव एजेंट व्हेन द पार्टिकल्स आर कैरिड बाय देम, यानी विंड से सॉइल पार्टिकल्स को कैरी किया जाता है और वन पैलेस से अनदर पैलेस पर उसको पहुंचा जाता है। तो इसलिए इट इज़ द इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्स। ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ विंड इज इन मशरूम रॉक्स सीन इन द डेजर्ट रीजन, यानी डेजर्ट रीजन में मशरूम रॉक्स को देखा जा सकता है, जिसमें मतलब नीचे वाला पार्ट जो होता है वो देखो यहाँ पर टोटली क्या हो जाता है रीजन, मतलब नीचे वाले पार्ट की सोइल का रीजन हो जाता है। एंड व्हेन द विंड फेसेज ऑब्स्टेकल्स लाइक हिलॉक्स है, रॉक्स आर मैनी राइजेज ग्राउंड। व्हेन द विंड फेसेज obstacles like hillocks and rocks of the raised ground that deposit their load and the result in building structure like sand dunes, ठीक है। सैंड डून्स जो बनती है वो ऐसी दिखती है जैसे कोई बिल्डिंग्स मतलब बन रही हो, ठीक है, डेजर्ट में, बिकॉज वो एयर के कारण ऐसा फॉर्मेशन तैयार होता है। व्हेन सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरिया इन ए प्लेन सो कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड लॉसेज प्लेन, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा सैंड का एक तरह से लॉस हो जाता है, सॉइल रीजन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हवा के कारण सॉइल वहाँ से उठ के दूसरी जगह चली जाती है, उनको हम लॉसेज प्लान्स बोलते हैं। तो ये चैप्टर जो आपका 3 है तो ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको एसएसटी के और ज़्यादा वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, और आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो भी हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको बाकी के और वीडियोज़ देखने हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी प्लेलिस्ट है एसएसटी का, उसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसमें आपके ज्योग्राफी के भी है, हिस्ट्री के भी है, और आपके जो सिविक्स के भी चैप्टर्स हैं, तो आप जाके उन्हें वॉच कर सकते हो। इस बुक के ही हैं सारे चैप्टर्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।